कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है एडवोकेट सचिन त्यागी और मेरा यूट्यूब चैनल है विधि रिसर्च सेंटर। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट, संसद के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात भारत में संसद की भारतीय राजनीति में केंद्रीय भूमिका है। ठीक है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संविधान के भाग 5 में 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 79 से 122 तक संसद के गठन की संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेष अधिकार, शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। तो कहाँ पर है संसद का गठन? इसके बाद ठीक है, तो कहाँ पर है? संसद का गठन 79 अनुच्छेद में। ठीक है। तो गठन में बताया गया कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद 79 में संसद का गठन राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर होता है। ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है। इसलिए थोड़ा राज्यसभा को ऊपर लिखा गया क्योंकि ये क्या है? उच्च सदन है। उच्च सदन। और लोकसभा को निम्न सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं। 1954 में राज्य परिषद जनता के सदन के स्थान पर क्रमांक राज्यसभा व लोकसभा निचला सदन कहला गया। राज्यसभा में राज्य के संघ का प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, क्लियर है? हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक विधि नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर देता है। ठीक है। राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है। जो सत्र बुलाने की शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति करता है उस कार्य को। ठीक है। सत्रावसान भी करता है, मतलब कि जो सत्र समाप्ति करता है वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है। अगर लोकसभा का खत्म करना है तो उसको भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो एक अध्यादेश की जो शक्ति है, जो कानून माना जाता है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड ऊपरी सदन व हाउस ऑफ कॉमन निचला सदन से मिलकर बनती है। इसके विपरीत अमेरिका विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट ऊपरी सदन व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली का प्रतीक है, जो कि
राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद है लोकसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन एवं निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 80A तथा 80(3) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे जो कि साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज से जुड़े हुए होंगे। ये कहाँ होंगे? राज्यसभा में। ठीक है। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 250 सदस्य अधिकतम। ठीक है। इसमें 238 सदस्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में 245 हैं। कितने हैं? 245 वर्तमान में, जिसमें से 229 सदस्य राज्यों से आते हैं, वे 4 संघ क्षेत्र से आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। संघ क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी से ये आते हैं, हालांकि ये चारों दिल्ली से आते हैं। ठीक है। संविधान के 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों में राज्य का प्रतिनिधित्व का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचन सदस्य करते हैं। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा की सीटों के लिए बंटवारा उनके जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्य का प्रतिनिधित्व की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। उदाहरण, यूपी में 31, त्रिपुरा से 1 सदस्य है। ठीक है। इसके विपरीत अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। जो अमेरिका में उच्च सदन है ना, जिसका नाम सीनेट है, वहाँ पे सभी राज्यों को बराबर बराबर सीट दी गई होती हैं। पर भारत में क्या है? जनसंख्या के आधार पर दी गई हैं। हालांकि अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी को राज्यों की सीटों में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं तथा प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त हैं। ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिकी सीनेट में कोई भी नामित सदस्य नहीं होता है, जो कि कितने होते हैं राज्यसभा में? भारत में 12 नॉमिनेट होते हैं। 12 सदस्य कितने होते हैं? नॉमिनेट। नामित। ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। राज्य में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधित्व इस कार्य के लिए नामित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। केवल दिल्ली व पुडुचेरी के प्रतिनिधित्व राज्य में है। अन्य संघ प्रदेश की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम होने के कारण राज्यसभा में उनके अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अब इसके बाद आता है अवधि। राज्यसभा की अवधि के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा क्या है? एक स्थायी सदन है। अतः इसे लोकसभा की भांति भंग नहीं किया जा सकता और यह निरंतर कार्य करता रहता है। वस्तुतः विश्व के सभी देशों में द्वितीय सदन को स्थायी सदन बनाया गया है, जिससे कि लोकतंत्र देश में सदैव जीवित रहे। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल अमेरिका सीनेट की तरह 6 वर्ष है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 1/3 सदस्य उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। ठीक है। और ये सीट चुनाव के द्वारा फिर से भर जाती है। भारत में भी अमेरिकी सीनेट के भांति राज्यसभा सदस्य पूर्व निर्वाचित हो सकते हैं। जैसा कि अगर कोई राज्यसभा सदस्य
रिटायर हो गया, 6 साल पूर्ण कर लिए, तो वो दोबारा भी निर्वाचित किया जा सकता है। संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की गई है, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की होनी चाहिए। इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि का कम करने का अधिकार दिया। पहले बैच में तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाए। क्लियर है। इसके बाद आता है लोकसभा। लोकसभा की संरचना। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है जो कि एक स्थायी अर्थात विघटित हो सकता है। लोकसभा विघटित प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। इसमें प्रधानमंत्री की सिफारिश अनिवार्य है। लोकसभा का विघटन होने का तत्व संसदीय शासन प्रणाली से जुड़ा है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली से जुड़ा है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। अतः कार्यपालिका मंत्रिपरिषद तभी तक बनी रहती है जब तक उसमें लोकसभा में विश्वास प्राप्त होता है। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधित्व व 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था। ठीक है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इसमें 530 सीट राज्यों से 13 लोक संघ राज्य क्षेत्र से हम 2 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के रूप से मनोनीत करता है। हालांकि अब कितनी है वर्तमान में सीटें? वर्तमान में है 543 सीट। ठीक है। 530 है राज्यों व 13 सीटें संघ शासित प्रदेश से। ठीक है। राज्यों का प्रतिनिधित्व। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है, जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार है। ठीक है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, 1960 तक। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष बाद इसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 के लिए 20 तक के लिए बढ़ाया गया था। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा एवं 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। वह विधेयक के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण की अवधि 10 वर्ष और बढ़ाई गई है। ठीक है। और इसी ये जो 2019 में विधेयक पारित किया गया है, इसी में जो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। तो 2 सीटें जो थी
सीट अब खत्म कब हुई? 2019 में। क्लियर है? पूर्व में इस आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2020 तक थी। इस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदान आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। आरक्षण के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे। हालांकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित की गई थी उनका निर्वाचन उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी को सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो इसका मतलब ये है कि जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो सामान्य सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। जो रिजर्व सीट है उस पे भी लड़ सकते हैं और सामान्य सीट पे भी लड़ सकते हैं। और जो रिजर्व सीट है उस पे सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार है, चाहे वो वोटर किसी भी कैटेगरी का रहा हो। क्लियर है? लोकसभा की अवधि इसके बाद आता है। तो सामान्यतः इसको अवधि एक आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। जो लोकसभा की पहली बैठक होती है जिस दिन, उस दिन से 5 वर्ष तक के लिए इसकी अवधि मानी जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को इस अवधि से पहले भी किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसके खिलाफ न्यायालय चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपातकाल की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार किसी भी स्थिति में आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। इसके बाद है संसद की सदस्यों की अर्हताएं, मतलब उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो संविधान में संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा में चुने जाने के लिए उसे कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम उसकी आयु 25 वर्ष होनी आवश्यक है एवं उसके पास वे सभी अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई हों। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। तो कितनी है आयु, कितनी है राज्यसभा में आयु? 30 वर्ष। अधिकतम का कोई नहीं है, न्यूनतम की बात हो रही है। अधिकतम का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। और इसमें कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता अगर यदि वह किसी भी सरकार के अधीन राज्य केंद्र के लाभ के पद पर धारण हो। अगर वो कोई लाभ के पद पर धारण हो तो वो नहीं बन सकता। परंतु संसद द्वारा कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है। दूसरा, यदि वह पागल हो जाए और उच्च न्यायालय इसकी घोषणा कर दे तो भी नहीं चुना जा सकता। यदि दिवालिया घोषित कर दिया जाए तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह भारत का नागरिक ना रहा हो, उसने अन्य किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो भी उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निर्हित कर दिया जाता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित अन्य निर्धारण की गई हैं। वह चुनावी अपराध के भ्रष्ट आचरण का कारण दोषी करार ना दिया गया हो, उसे सरकारी ठेका काम सेवाओं में कोई दिलचस्पी ना हो, उसे भ्रष्टाचारी या निष्ठाहीन होने का कारण किसी सरकारी नौकरी से बर्खास्त ना किया गया हो और किसी सामाजिक कुरीति जैसे अपराध में संलिप्तता हो, दहेज, सती आदि में, इस प्रकार भी उसको नहीं चुना जा सकता। दल बदल को छोड़कर अन्य सभी मामलों में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद निर्णय लेगा और उसका राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।
दल बदल कानून, दल बदल अधिनियम के आधार पर पदमुक्त। संविधान के अनुसार किसी सदस्य को संसद की सदस्यता से पदमुक्त किया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो। दल बदल संबंधी निर्णय स्पीकर, सभापति व 10वीं अनुसूची में जो 52वें व 91वें संविधान संशोधन द्वारा निर्देशित है के अंतर्गत लेता है, जिसके मुख्य प्रावधान हैं। दल बदलने वाले व्यक्ति को किसी भी स्थिति में मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन किसी भी पार्टी का अगर 2/3 बहुमत द्वारा दूसरी पार्टी में विलय भेद है, दूसरे शब्दों में किसी पार्टी के 2/3 निर्वाचित सांसद सदन संबंधी यदि दूसरी पार्टी में विलय करते हैं या अपनी अलग पार्टी का निर्णय करते हैं तो वह दल बदल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 2/3 सदस्य अगर जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यता के मामलों का निपटारा राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष करता है, ना कि भारत का राष्ट्रपति। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सभापति अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अन्य स्थितियों द्वारा स्थानों को रिक्त होना, दोहरी सदस्यता। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदस्यों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति को एक समय में दोनों सदस्यों की में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के अंदर यह बताना होगा कि उसे किस सदन का सदस्य रहना है। अगर वह सूचना नहीं देता है तो राज्यसभा से उसकी सीट रिक्त खाली मानी जाएगी। दूसरा, अगर किसी सदन के सदस्य को दूसरे सदन में भी चुन लिया जाता है तो वो पहले वाले सदन को उसका पद खाली हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन की 2 सीटों पर चुना जाता है, अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन की 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो उसे अपनी इच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीटों को रिक्त मानी जाती हैं। कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर विधानसभा की सीट खाली करनी होगी, अन्यथा सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। एवं त्यागपत्र के द्वारा अनुपस्थिति में यदि कोई सदस्य सदन की अनुपस्थिति के बिना लगातार संसद में 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसे सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। तो बिना बताए अगर 60 दिन तक अनुपस्थिति कोई सदस्य रह सकता है तो अध्यक्ष उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। अन्य स्थितियां, जब संसद के सदस्यों को अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है या अपनी सीट खाली करनी पड़ती है। क्या यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य घोषित करार देता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है, यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी सदस्य की सदस्यता खाली या उसकी सीट खाली कर दी जाती है। संसद के सदस्यों की शपथ। संसद का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। इसके बाद आता है वेतन और भत्ते। सदन के दोनों सदनों के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते लेने का अधिकार है। संविधान में इसके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद अपने सदस्यों को पेंशन देती है। इसके अतिरिक्त उन्हें यात्रा सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन, वाहन खर्च, चिकित्सा सुविधा आदि भी मिलती हैं। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति के वेतन भत्ते भी संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वह भारत की संचित निधि पर भारित हैं और वह संसद की वार्षिक मत के अधीन नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए निम्न सदन लोकसभा का राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी कारण लोकसभा अध्यक्ष को पद सूची के विजेता क्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद चौथा स्थान प्राप्त है। हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर को लगभग वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो ब्रिटेन के कॉमन सभा के स्पीकर को है।
तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मोस्टली मैंने सब संसद से रिलेटिव सारी जानकारी आपको प्रदान करा दी है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।